अपनी 53 शिफ्ट है जिनको हमें यहां पर डिस्कस करना है। चलिए तो इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं और 22 फरवरी 2024 एसएससी जीडी की शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस मैथ्स का भी हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 की दर से कुछ पेन खरीदता है और उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया तो लाभ प्रतिशत कितना होने वाला है। अगर आपको पता हो ये सवाल जब हम लाभ हानि पढ़ते थे क्वेश्चन आता है 10 रुपए में 11 की दर से पेन खरीदे, 11 रुपए में 10 की दर से पेन बेचे। वैसे ही सवाल है ये, 1 रुपए में 20 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 15 पेन बेचता है। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताई जाती है कि अगर आपको सीपी लाना है तो क्रॉस गुणा, और ये पहले गुणा करना है। 15 एकम 15 रुपए में खरीदा और 20 एकम 20 रुपए में आपने बेचा। 15 से 20 में 5 का फायदा, 15 के ऊपर गुणा 100, और आप सबको दिख रहा है ये 3 बार कैंसिल और 100/3 हो जाएगा। 33 से 1/3%, 33 1/3% जो है वो आपका राइट आंसर यहां पर 33 सही 1/3% आपका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब बताइए, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप चाहो तो इसको एक और मेथड फॉलो कर सकते हो, वो होता है वस्तुओं को बराबर करके। जैसे देखो इन दोनों को कैसे बराबर कर सकते हैं, 20 और 15 को, तो यहां से हम 60 में ये 3 हो जाएगा और ये 4, ताकि दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो यहां देखो 3 एकम 3 रुपए में 20 इंटू 3 60 पेन खरीदे, 4 एकम 4 रुपए में 15 इंटू 4 60 पेन बेचे। अब आपने नोटिस किया जितनी वस्तु आप लाए हैं उतनी ही वस्तु आपने यहां सेल कर दी है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन लाए 3 रुपए में थे, बेची 4 में, 1 रुपए का फायदा 3 के ऊपर गुणा 100, तब भी आपका रिजल्ट वही आएगा 33 से 1/3% या 33.33%। तीन संख्याओं का अनुपात 6, 8, 9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो सबसे बड़ी संख्या। अनुपात में हम एक बात पढ़ते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी राशि उसका अनुपात, यानी जिसकी वैल्यू गिवन होगी रेशियो उसी का हमें रखना है। अगर वैल्यू टोटल है तो रेशियो भी टोटल आएगा, वैल्यू इंडिविजुअल है तो रेशियो इंडिविजुअल आएगा, वैल्यू में डिफरेंसेस की बात हुई है तो रेशियो में भी डिफरेंसेस आएंगे। तो यहां देखिए अपने हिसाब से इन तीन संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है। पहली संख्या, दूसरी और तीसरी। वो कह रहे हैं इनका जो योग है वो 460 है। हमारे हिसाब से देखिए 6 और 8 14 और 9 23 बन रहा है। 23 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 460, तो ये वैल्यू इसको कट कर रही है, ये 1 अनुपात पड़ जाएगा 20 का। पहली पूछे तो 6 से गुणा, दूसरी पूछे तो 8 से, तीसरी पूछे तो 9 से। यहां बोला सबसे बड़ी संख्या। बहुत सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो याद रखना, जो रेशियो बड़ा होगा उसका रिजल्ट भी बड़ा आएगा, जो रेशियो छोटा होगा उसका रिजल्ट भी छोटा आएगा। तो यहां सबसे ज्यादा रेशियो किसके पास है, 9 के पास, और 20 इंटू 9 कर लेंगे हो जाएगा 180, और 180 आपके इस ऑप्शन में बिल्कुल गिवन है। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भी। S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा, ये S ही है ना, S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। अगर S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है तो S1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आपने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहे होंगे कि S2 यहां भी दिख रहा है आपको, S2 यहां भी दिख रहा है। दोनों कंडीशन में S2 की वैल्यू कॉमन आ रही, और क्या बोल रहे हैं S1 और S2 का प्राप्त अंकों का औसत। औसत यही होता है ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। S2 और S3 के औसत से इनका औसत ये होता है 35 अधिक है। ये दोनों में ये इसका जो मान है इससे 35 मोर देन है। ये सिंपल सी बात हमने रखी, जैसा क्वेश्चन में बोला था वो वैल्यू रखी है मैंने। S1 और S2 का औसत S2 और S3 के औसत से 35 अधिक है। अब ध्यान से सुनना, S1 अपॉन S2, क्या मैं S3 की वैल्यू 75 रख सकता हूं? S1 प्लस S2 अपॉन 2, S2 प्लस S3 की वैल्यू 75, और प्लस ये इधर गुणा हो जाएगा 35 दूना 70 और बटे में 2 है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। ये S2 इधर आएगा तो माइनस, तो फिर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 75 और 70, तो S1 की वैल्यू 7 और 7 14
145 हो जाएगी और 145 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताइए आपका इसमें 1% भी कोई कंफ्यूजन है क्या? लाइटिंग इधर कर देता, बताइए। S1 की वैल्यू हो जाएगी 145, S3 की है 75 और ये आपका आंसर बन जाएगा। एक नाव समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाए तो 3 घंटे का कम समय लगेगा। वही दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगेंगे। देखो निश्चित रूप से आप भी समझदार है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है आपको जहां पर पहुंचना उससे स्पीड जो समय है वो कम होता जाता है, क्योंकि स्पीड एंड टाइम एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट में है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी ऐसे सवाल आते हैं, जब आपको बोले चालों में वृद्धि कर दे तो समय इतना हो गया, चालों में कमी कर दे तो समय इतना बढ़ गया, उस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करना है। लेकिन ऑप्शन में भी एक ट्रिक याद रखनी है, वो वैल्यू पहले सॉल्व करनी है जो इस वैल्यू को पूरा पूरा कैंसिल करे, उन्हीं वैल्यू को टारगेट करना है आपको। जैसे देखिए पहले मैं चाल मान लो 6 रख देता हूं, तो क्या बोला, नाव की मूल चाल, मैं मूल चाल 6 रखता हूं। 54 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुझे 9 घंटे का समय लगा, 9 आवर। अब वो क्या कह रहा है, अगर इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दें, तो देखो अब मैंने 9 कर दिया, तो अब मुझे लगे 6 घंटे। तो बताओ 3 घंटे कम लगे कि नहीं लगे? बिल्कुल। इसका मतलब मेरी जो मूल चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर ये काम नहीं करता तो हम 3 से ट्राई करते, फिर 9 से ट्राई करते, 12 से ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 12 से ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा। पहले प्रायोरिटी उनको देनी है, ये ध्यान रखना है। किसी वस्तु पर 10% छूट करने के बाद भी 10 का लाभ होता, अगर कोई छूट नहीं दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसको बोलते हैं बट्टा देने पर भी लाभ होने का प्रश्न। वो कह रहा है कि एक वस्तु पर आपने, ये वस्तु क्या उसका क्रय मूल्य था, ये उसका कुछ अंकित मूल्य रहा होगा, कुछ डिस्काउंट दिया फिर भी 10% का लाभ होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये मेरा विक्रय मूल्य है। 10 का प्रॉफिट कब होता है? 110 में बेचोगे तब। 15 का प्रॉफिट होता तो मैं 115 लिखता, लेकिन ये 110 में बेचा तो आपने 10% का डिस्काउंट दिया। अब वो कह रहा है यदि कोई छूट नहीं दी जाए, अपनी कॉपी में एक बात लिख लीजिए, जब भी बोले ना कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए, कोई छूट नहीं दी जाए, तो हमेशा ध्यान रखना वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। आपको क्या बोलेंगे, भाई जो एमआरपी रेट है ना वो आपको देनी पड़ेगी, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, आज आपको फिक्स रेट है। बात समझ में आई? इसका मतलब आपको अंकित मूल्य लाना पड़ेगा। अंकित मूल्य 100 था और 10 का डिस्काउंट यानी 90 में बेचा था, मूल कीमत यहीं से आएगी 1100 बटा 9, और जैसे इसको भाग देंगे 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 122.22%। अब आप ही बताइए 100 की चीज को सीधा अगर 122 में बेचोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 22.22%। क्यों? क्योंकि अब आपको डिस्काउंट देना ही नहीं है, डायरेक्ट अंकित मूल्य पर बेचना है। जब डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो वस्तु हमेशा अंकित मूल्य पर बिकेगी। ये लाइन अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। चलिए, इस वैल्यू को हल करना है तो आपको सीधा सा दिख रहा है, ये मल्टीपल और ये मल्टीपल पहले सॉल्व होगा। तो 6, 126, 75, 35, 3, 20 और 3, 23, 2, 5, 735, इनको जोड़ लीजिए। यहाँ कुछ मुझे त्रुटि लग रही है क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ रीजन ये है कि यहाँ रिजल्ट नेगेटिव में मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पहले ही सॉल्व हो जाएगा, ये नेगेटिव की वैल्यू है, कुछ क्या गड़बड़ हो सकती है। चलो देखते हैं। 6, 126, ये हो गया 75, मुझे यहाँ कोई साइन ऊपर नीचे लग सकता है, ये 10 मान लो, 11, 9 और 1 10, 201 में से 10 गए। ओके, मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन में थोड़ी एरर क्या हुई है। ये सवाल एक्चुअल में ऐसे था, ठीक है, तभी ये जो है ना ये डिवाइड का साइन है यहां पर, ये ध्यान रखना। ये जो है ना यहां पर थोड़ी एरर हुई है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको सबसे पहले डिवाइड की प्रक्रिया, तो 42 × 3, 25 × 3 माइनस 14 से 7 से ये 2 बार कैंसिल, 2 × 5, तो ये हो जाएगा 126 प्लस 75 माइनस 10, 11 9 10, 201 में से 10 गए 191,
और 191 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ये कोई टाइपिंग एरर रही होगी, आप समझ जाइए, आराम से चीजों को ऐसे सॉल्व करना है। किसी धनराशि पर 5 वर्षों में ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है और आप ये पूरी राशि के बराबर यानी 100%, और 100% होने में उसको कितना टाइम, कितने गुना टाइम लग जाएगा? 5 गुना। तो अभी अगर समय 5 साल लग रहा है तो उसको 5 गुना होने में समय 25 वर्ष लग जाएगा। पहले 5 साल में 20 बढ़ा ना, ऐसे बढ़ेगा 20% 5 साल में, फिर 20% 5 साल में, फिर क्योंकि एक समान रूप से चलता है ये, तो ऐसे आपको टोटल मूलधन के बराबर होने में उसको 25 इयर्स का समय लग जाएगा। एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17, यदि कक्षा में 32 वर्ष की आयु का नया विद्यार्थी शामिल हो जाए तो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या हो जाएगी? अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, 14 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 17 है। तो योग ला सकते हो, 17 इंटू 4 68, 6 17 और 6 23 238, 32 साल का इसमें शामिल हो गया तो कितने हो गए बोलो? 270। 15 का भाग दे दो, 12 15 अब जो एवरेज एज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 18 साल, जो आपके इस डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। क्लियर है सभी को? चलिए, एक धनराशि 8 वर्षों में 10% से की दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपए, वो ये कह रहे हैं एक राशि है जिस पर 8 वर्षों में 10% से ब्याज 8,000 रुपए है। चलो ठीक है, उसी पर 3 वर्षों के लिए 10% से चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो पहले मैं राशि तो निकालू मूलधन, और मूलधन निकालने का तरीका याद आया? वापस याद दिला रहा हूं, SI इंटू 100 ऊपर रहता है, मूलधन आएगा तो दर और समय, दर आएगा तो मूलधन और समय आ जाएगा तो मूलधन इंटू दर। तो यहां से हो जाएगा रेट इंटू टाइम, ब्याज बना 8,000 इंटू 100, 8 साल का समय 10%, 0 से 0, तो यहां से मूलधन हो गया 10,000। 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 साल, तो मैं कह सकता हूं 11/10 का क्यूब हो जाएगा। इतना तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम पढ़ते ही हैं अभी, 100 पर 10 110 होता है, 0 0 कैंसिल हो रहा है सब में, 3 0 से 3 0 1300। अब आप बताओ 10,000 से 13 तो 3310 रुपए का ब्याज यहां पर बन चुका है। तो आपके डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। ठीक है, और जिन बच्चों को डायरेक्ट सॉल्व करना है वो ऐसे भी कर सकते हैं। पहले साल 10%, 10 का 10% 1 11, 11 का 10% 1.1 12.1, इन सबको जोड़ोगे 33.1% आएगा। आप 10,000 का 33.1% भी ला सकते हो डायरेक्ट भी। मनीषा अकेले काम को 48 दिन में, प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में, अच्छा मनीष आधे समय में कर सकता है। मनीष कह रहा भाई मेरे को 48 दिन लग रहे हैं, लेकिन उसी काम को करने में प्रताप कह रहा भाई मैं आपसे आधा टाइम लूंगा। इसका मतलब मनीष को अगर 48 लगे, प्रताप को 24, यहां से 1 यहां से 2। अब वो कह रहा है दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो 1/4 भाग कितने दिन में पूरा होगा? पूरा काम नहीं करना, 1/4। तो आप बताओ इसका 1/4 कितना हो जाएगा बोलो? 12। ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं तो 12/3 यानी 4 दिन का समय लेंगे, जो आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। आगे देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता, उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% क्रय मूल्य कम पर खरीदता तो उसे 125 रुपए तो अधिक मूल्य मिलता, और तो वह 50% का लाभ होता। ये 50 का लाभ कब होगा पता है? जब 70% पे लाओगे। पहली कंडीशन सिंपल थी, किसी वस्तु को 20 की हानि पर बेचा। पहले मुझे बताओ फर्स्ट कंडीशन समझ में आई? यहां पर जिसने ट्री बनाना सीख लिया इस सवाल में, ऐसे पेड़ बनाना कि एक शाखा इधर चली गई, एक शाखा इधर चली गई, तो उसका सवाल ये कभी गलत नहीं होता। 20 का डिस्काउंट कहां, 20 की हानि कहां पहुंचे? 80। यदि उसे 30% कम मूल्य पर खरीदा, वो 100 में नहीं लाता 70 में, तो 125 रुपए अधिक मिलते, अधिक और कम अंतर, लेकिन तो वह 50%, और आप बताओ 70 का 50% यानी इसका आधा 35, तो वस्तु बिकती 105 में।
ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब आप ही बताओ, पहले आप 80 में बेच रहे थे, अब आप 105 में। आपके हिसाब से दोनों में अंतर कितने का? 25% का। 125 के बराबर 1% की वैल्यू 5 हो जाएगी, 100% की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 500। ये आपको क्या पता चला कि इन दोनों के बीच के अंतर का सवाल है। 25 इन दोनों का अंतर है, ध्यान रखना। जीत हार पास फेल कम और अधिक डिफरेंस को दर्शाते हैं। तो 80 और 105 में डिफरेंस 25 का। 125 के बराबर 1% 5 का, 100% 500 का। निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? 27, 36, 56। देखो 27, 36, 56, 12 और 10 से। और आप बताओ 10 की भाजकता कहती है अंतिम अंक 0 होना चाहिए, बाकी को तो आप छोड़ ही दीजिए। यहीं से सोचे ना, अंतिम अंक 0 नहीं है, यहां 0 नहीं है, यहां 0 नहीं है, तो भी अब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो कोई भारत रत्न विशेष आपको अलग से नहीं दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ रहे हो? कहीं कहीं आपको डायरेक्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है? देखो सरल सी बात क्या कह रहे हैं कि ऐसा एक अर्ध गोला है, यूं समझिए, ये बड़ा सा अर्ध गोला इस प्रकार से, और इसको पिघलाकर एक सिंगल लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसको पिघलाकर 8 सेंटीमीटर ऐसे गोलाकार गेंद बनानी, 8 सेंटीमीटर आकार की छोटी छोटी, इसी से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बनाने। बात समझ रहे हो? तो हमें क्या करना होगा, इसके वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसके वॉल्यूम में गोले, अर्ध गोले में गोले के वॉल्यूम का भाग देना पड़ेगा। या यूं समझ लीजिए बड़ी आकृति में छोटी का, लेकिन हाल फिलहाल में बड़ी आकृति ये और इससे छोटी गेंदें बनानी है 8 सेंटीमीटर की। तो देखो दोनों में पाई तो कॉमन है ही, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर जाके समझ लीजिए 2 से 1 बार, ये 2 बार हो जाएगा। आर क्यूब, अब ध्यान से सुना, आर क्यूब का मतलब पहले इस आर का मान 48, 48 इंटू 48 इंटू 48, और नीचे इसका आर क्यूब है 8 इंटू 8 इंटू 8। और ध्यान रखना ये 1/2 को मत भूल जाना, क्योंकि 1/2 यहां बचा हुआ था, ठीक है। 8 से 48 6 बार, 8 से 48 6 बार, 8 से 48 6 बार, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो? 48 ही था ना, ठीक है। कितनी गोलाकार? 2/3, 3/4, ओके। अब 2 से वैल्यू और कट रही है, 2 से ये कट जाएगी 3 बार, तो 36 इंटू 3 करेंगे 108 हो जाएगा, और 108 आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम का डिवाइड करना। m के किस मान के लिए 9 से विभाज्य? अब 9 की भाजकता कहती है डियर स्टूडेंट्स, अभी देखो आपको भी पता है ये पेपर कब पढ़े जाते हैं, पेपर आपको पता है कोर्स खत्म होने के बाद पढ़े जाते हैं। निश्चित रूप से अब आप अपने चैप्टर में, चाहे हमारे से पढ़े चाहे कहीं से भी पढ़े, आप निश्चित रूप से कि आपने ये भाजकता के नियम अपने बैच में जरूर पढ़े होंगे। और नियम कहता है कि अंकों का योग 9 की टेबल में आना चाहिए। 8 5 13 और 5 18 2 20 4 24, 24 में कितना जोड़े कि 8 के 9 की टेबल में आ जाए तो 27 आता है, तो ये हो जाएगा 3 जोड़ने पर, और 3 आपके डी ऑप्शन में ही मौजूद है। तो ये होती है 9 की डिविजिबिलिटी लगाना। राकेश, महेश और पुनीश काम को 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश 25 मिनट में बना सकते हैं। यहां 3 लोग हैं, यहां 2 लोग हैं। पुनीश अकेले कितने समय में बनाएगा? राकेश प्लस महेश प्लस पुनीश, राकेश प्लस महेश, एलसीएम ले लीजिए, तो 20 से 5 बार, 25 से 4 बार, ये तीनों का काम है। अगर इसमें से मैं राकेश और मुनीश को हटा लूं, महेश को, तो बचेगा कौन? पुनीश। 5 में से 4 गया तो 1 बचा। 100/1 यानी पुनीश को 100 मिनट का समय लगेगा, और 100 मिनट आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। हो जाएगा ऐसा प्रश्न? तो मेरे हिसाब से इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आगे देखिए। 3 संख्याओं का योग 123 है। पहली दूसरी का अनुपात, दूसरी तीसरी का अनुपात, तो दूसरी
एक सवाल थोड़ी देर पहले हमने सबसे पहले में पढ़ा था, सेकंड क्वेश्चन में 2-3 संख्याओं का योग दिया था, सबसे बड़ी पूछी थी, उसी पैटर्न में बिल्कुल। तो पहली और दूसरी का अनुपात क्या है बोलो, 3:4। दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:5। जिस नंबर के आगे खाली जगह डियर स्टूडेंट उसको आगे बढ़ा दो, जिस नंबर के आगे उसी को आगे। अब गुणा कर लो 9, 12 और 20। 32 और 9 41। हम कह रहे टोटल 41 अनुपात है, सवाल कह रहा है 123 है। तो एक अनुपात कितने का पड़ गया, 3 का पड़ गया। जब भी मैं ए लिखता हूं ना रेशियो में, ये ए मतलब अनुपात है। आप इसको 41 एक्स बोल दो, 41 अनुपात बोल दो, 41 राम बोल दो, वैल्यू समझ लो कि 41 वैल्यू का मान 123 है, तो एक वैल्यू का मान कितना होगा। दूसरी संख्या के पास ऐसे 12 मान है, तो 12 × 3 हो जाएगा 36, जो आपके प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य 76 यह है, छूट प्रतिशत क्या होगा। अब बताओ 7600 की चीज को 6688 में बेचा, तो डिस्काउंट तो आप भी समझ रहे हो ना, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, मूल कीमत से कुछ कम कीमत पर वस्तु को बेचना, या फिर यूं समझ लो आप खरीदने जाओगे मूल कीमत से कुछ कम पर खरीदना। 10 पर 8 2, 9 से 8 1, 15 में से 6 गए 9 और 912 रुपए हो जाएगा। कितने के ऊपर, 7600 के ऊपर, परसेंट के लिए गुणा 100। 76 की टेबल में एक बार, 11 में से 6 गए 5 और 8 में 7 152, 2 बार हो जाएगा 12%, और 12% आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। हल्की फुल्की कैलकुलेशन याद जरूर थी। एक कक्षा में 40% लड़के, लड़कियों की संख्या 54 है। अब बताओ 40% लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी हुई, 60%। ये जो 54 है ना, ये उनकी संख्या है, न कि उनका प्रतिशत। 40% लड़के हैं तो लड़कियां हो गई 60%। आप 60% कह रहे हो, क्वेश्चन कह रहा 54 है, 1% की वैल्यू 54/60। हमें बोला लड़कों की संख्या, तो गुणा 1% का मान ये है, तो 40 के लिए गुणा कर दो, 6 से 9 बार, 9 × 4 36 हो जाएगी, और 36 आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। एक्स, वाई और जेड 3 छात्र है। एक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम प्राप्त हुए। यहां एक ही व्यक्ति का दो लोगों से कंपैरिजन हो रहा है, एक्स का वाई से कंपैरिजन, एक्स का जेड से कंपैरिजन। कैसे देखो, एक्स को वाई से 40% अधिक मिले, 140 हो गया, और जेड से 20, इसी एक्स को जेड से 20 कम मिले, 100 की बजाय 80। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, बीच में एक्स रहेगा क्योंकि दोनों का कंपैरिजन एक्स से हुआ है। 0 0 तो सब में है ही, 2 से 7 बार 4 बार, 2 से 5 बार 5 बार। याद रखना सब कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए किया है। यहां 7 को बढ़ाए, यहां 4 को, 35 20 और 28 और 20। अब वो कह रहे हैं यदि y को 480 मिले तो z को, y को 480 में हमेशा कहता हूं जितने गुणा इसको मिले हैं उतने ही गुणा x को, उतने ही गुणा इसको। तो 24 × 5 120, 12 24 72 और 12 84 840, और 840 आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, वापस देखो क्या किया, x और y का कंपेयर, x और z का कंपेयर। 0 सब में कैंसिल, 2 से 7, 2 से 4, 5 और 5, सब वैल्यू 2 से कट रही थी। यहां 7 को बढ़ाया, यहां 4 को बढ़ाया, z x y। वो कह रहे हैं y 480, और देखो यहां y की वैल्यू 20 है, 20 4, ऐसे समझ लो ना, 20 अनुपात 480 का पड़ा, तो 1 अनुपात पड़ा 24 का। लाने कितने हैं 35, तो 35 से गुणा कर लो। बात वो की वो है, एक ही बात है। चलिए आखिरी क्वेश्चन हमारा, 12 8 और 24 का मसफा बताओ। मसफा का मतलब बड़े से बड़ा पहाड़ा, जो इनको कैंसिल करें भाई। 12 के पहाड़े में 8 नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में 8 नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में 12 नहीं आएगा, तो बड़े से बड़ा पहाड़ा हो जाएगा 4 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा अपना 4। तो ये थी अपनी 22 फरवरी 2024 की एसएससी जीडी की मैथ्स का शिफ्ट 2 का एनालिसिस। 10 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, 43 पेपर और बचे हैं, और जल्दी हम उनको पूरा कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे का एक भी पेपर आप लोग मिस नहीं करें। थैंक यू।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 के हम जो पेपर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, इसी सीरीज में आज हमारा ये अगला पेपर सॉल्यूशन है। इससे पहले आपको मैं 9 पेपर सॉल्यूशन करवा चुका हूं। 20 की चारों शिफ्ट हो चुकी है, 21 की भी चारों शिफ्ट हो चुकी है और 22 की आज ये दूसरी शिफ्ट हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके से टोटल अपनी 53 शिफ्ट है जिनको हमें यहां पर डिस्कस करना है। चलिए तो इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं और 22 फरवरी 2024 एसएससी जीडी की शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस मैथ्स का भी हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 की दर से कुछ पेन खरीदता है और उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया तो लाभ प्रतिशत कितना होने वाला है। अगर आपको पता हो, ये सवाल जब हम लाभ हानि पढ़ते थे क्वेश्चन आता है 10 रुपए में 11 की दर से पेन खरीदे, 11 रुपए में 10 की दर से पेन बेचे। वैसा ही सवाल है ये, 1 रुपए में 20 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 15 पेन बेचता है। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताई जाती है कि अगर आपको सीपी लाना है तो क्रॉस गुणा, और ये पहले गुणा करना है। 15 एकम 15 रुपए में खरीदा और 20 एकम 20 रुपए में आपने बेचा। 15 से 20 में 5 का फायदा, 15 के ऊपर गुणा 100। और आप सबको दिख रहा है ये 3 बार कैंसिल और 100/3 हो जाएगा। 33 से 1/3%, 33 1/3% जो है वो आपका राइट आंसर यहां पर 33 सही 1/3% आपका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब बताइए, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप चाहो तो इसको एक और मेथड फॉलो कर सकते हो, वो होता है वस्तुओं को बराबर करके। जैसे देखो, इन दोनों को कैसे बराबर कर सकते हैं, 20 और 15 को। तो यहां से एलसीएम 60 में ये 3 हो जाएगा और ये 4, ताकि दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो यहां देखो, 3 एकम 3 रुपए में 20 × 3 60 पेन खरीदे, 4 एकम 4 रुपए में 15 × 4 60 पेन बेचे। अब आपने नोटिस किया, जितनी वस्तु आप लाए हैं उतनी ही वस्तु आपने यहां सेल कर दी है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन लाए 3 रुपए में थे, बेची 4 में, 1 रुपए का फायदा 3 के ऊपर गुणा 100, तब भी आपका रिजल्ट वही आएगा 33 से 1/3% या 33.33%। तीन संख्याओं का अनुपात 6, 8, 9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो सबसे बड़ी संख्या। अनुपात में हम एक बात पढ़ते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस,